चलिए लास्ट टर्न पे अपन ने मादा जनन तंत्र को कंप्लीट कर दिया था। मादा जनन तंत्र के अंदर अपन ने बहुत सारी चीजों को जो अपनी पेंडिंग थी उसको फिनिश करते हुए आज अपन बात करेंगे शुक्राणु जनन स्पर्मेटोजेनेसिस के प्रोसेस की। स्पर्मेटोजेनेसिस को प्रारंभ करने से स्टार्ट करने से पहले अपन ने जितना लास्ट टर्न पे पढ़ा था उसको एक बार रिकॉल करते हैं, उसको समझते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। लास्ट टर्न पे अभी तक अपन ने पूरे चैप्टर्स के अंदर 3 टॉपिक कंप्लीट कर चुके हैं। आज चौथे टॉपिक की बात अपन करने वाले हैं। ये कौन सा टॉपिक है? 4th नंबर का। अपन ने अभी तक कौन कौन से टॉपिक पढ़े उसी की बात करते हैं। सबसे पहला टॉपिक अपना कौन सा था? सामान्य परिचय। और सामान्य परिचय के अंदर जितने भी लैंगिक अंग थे, चाहे वो मेल के हो चाहे फीमेल के हो या किसी के भी हो, उन सभी लैंगिक अंगों की बात की थी जो ह्यूमन के अंदर रिप्रोडक्शन में क्या करता है? सहायता करते हैं। और इन्हीं सभी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को अपन ने कितने भागों में डिवाइड किया था? 2 भागों में। पहला कौन सा था? प्राथमिक जननांग और दूसरा द्वितीयक जननांग। और ये कौन कौन से थे? मेल में कौन से थे, उसके क्या फंक्शन थे, फीमेल में कौन से थे, उसके क्या फंक्शन थे, वो सारी बातें अपन कंप्लीट कर चुके थे। और इसके बाद अपन ने दूसरे टॉपिक को स्टार्ट किया था। दूसरा टॉपिक कौन सा था अपना? नर जनन तंत्र। तुम्हें पता है कि सबसे पहले जो नाम लिया जाता है, जो कामचोर लोग नहीं होते, जो काम करने वाले लोग होते, उन्हीं की बात अपन सबसे पहले ही करते हैं। और काम कौन करता है? लड़कियां करती है कि लड़के करते हैं? लड़के करते हैं, ठीक है ना। लड़कियों का साउंड जोर से आता है, बाकी जैसे चुड़ैलें होती है ना, ऐसे डराने का काम करती है, ऐसे साउंड जोर से आता है लड़कियों का। लेकिन जो साइलेंटली काम करते हैं वो कौन होते हैं? बी होते हैं। बी हमेशा साइलेंटली अपना काम निभाते हैं। और शोरगुल जो ज्यादा होती है वो कौन करती हैं? लड़कियां। इसीलिए तुमने देखा होगा, जो कभी ट्रेन में गए हो या कभी फ्लाइट में उड़े हो, तो वहाँ जो अनाउंसमेंट करने का काम किया जाता है, शोरगुल करने का काम किया जाता है, वो कौन करती है? लड़कियां करती है, ठीक है। क्योंकि लड़के अपना काम साइलेंट ही करते हैं। तो लेकिन अपन यहाँ पे किसको पहले प्रेफरेंस देंगे? लड़कों को। यानी किसकी बात करेंगे? नर जनन तंत्र की। नर जनन तंत्र के अंदर सबसे पहले अपन ने कौन सी स्ट्रक्चर देखी थी? प्राथमिक जनन अंग की। किसकी? प्राथमिक जनन अंग कौन सा होता है नर के अंदर? वृषण, ठीक है ना। उसी को अपन ने देखा था कि उसके अंदर बहुत सारी कक्षों के समान संरचनाएं होती है जो 250 से 300 होती है। और उन्हीं कक्षों के अंदर नलिका के समान संरचनाएं होती है। उसी नलिका के अंदर जिसे सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स कहा जाता है, जिसमें 2 कोशिकाएं पाई जाती है अंदर की तरफ। पहली कोशिका कौन सी थी? सटोरी कोशिका। और दूसरी स्पर्मेटोगोनिया। और बाहर की तरफ एक कोशिका पाई जाती है जिसका नाम क्या था? रेडिंग सेल्स, या जिसका दूसरा नाम क्या है? अंतराली कोशिका। ये बात कंप्लीट करने के बाद, वृषण की संरचना को समझने के बाद, इसका टेम्परेचर कैसे बॉडी से कम होता है, वो सारी चीजें कंप्लीट करने के बाद अपन आगे बढ़े थे। और आगे किसकी बात की थी? पूरे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की। और मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में कैसे स्पर्म कहाँ पर बनते हैं, वो स्पर्म आगे कहाँ जाते हैं और कैसे बॉडी से बाहर निकलते हैं, वो सारी की सारी बात की थी। सबसे पहले स्पर्म कहाँ पे बनते हैं? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में। और सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स से नलिकाओं के रूप में लिया जाता है। उस नलिका का नाम क्या होता है? जो टेस्टिकुलर रोब्यूल से निकलती है, क्या नाम था? ट्यूबरी लेक्टी से कहाँ जाते थे? रेटिडेस्टिस से आगे कहाँ जाते थे? वास एप्रिंशियन से आगे कहाँ जाते थे? एपिडिडाइमिस से आगे कहाँ जाते थे? वास डिफरेंस से आगे कहाँ जाते थे? एजुकेटेड डक्ट से आगे कहाँ जाते थे? सेमिनल वेसिकल शुक्राशय। उससे आगे कहाँ जाते थे? प्रोस्टेट ग्लैंड। और उसके बाद काउपर ग्लैंड से बाद बॉडी से बाहर चले जाते थे। ये प्रोसेस अपन ने कंप्लीट किया था। कंप्लीट करने के बाद अपन ने पूरी की पूरी जो ये क्रिया होती है, और नर के अंदर जो हार्मोन्स होते हैं उसमें जो गुस्सा दिलाते हैं, वो हार्मोन्स का नियंत्रण या कंट्रोल कैसे किया जाता है और ये हार्मोन किस सेल से सिक्रेट होता है, ये बात अपन कंप्लीट कर चुके थे। की थी कि नहीं की थी रे गोचो? कर दी थी। इसके बाद अपन ने नेक्स्ट बात की थी कि जो नर की पेनिस की संरचना होती है वो दिखने में कैसी होती है, पेनिस इरेक्शन क्या होता है, क्यों होता है, उसमें कौन सी मसल्स योगदान करती हैं, वो सारी बात कंप्लीट करते हुए अपन ने लास्ट बात की थी सीमन की, कि वीर्य का आयतन या वॉल्यूम कितना होता है, वीर्य का पीएच कितना होता है, इसमें कितने स्पर्म होने अनिवार्य है, इसके अलावा कब जो
व्यक्ति है वो बच्चे पैदा करने के लायक नहीं रहता। इसकी 4 कंडीशन भी अपन पढ़ते हुए चले थे। और इसके बाद अपन ने इस मेल को, जो काम का साइलेंट आदमी था, उसको क्या किया था? फिनिश किया था, खत्म किया था। ठीक है, इसके बाद अपन किसके ऊपर आए थे? फीमेल, यानी जो हुआ ज्यादा करती है, उन्हीं के ऊपर अपन पहुंचे थे। उसी हुआ की बात सबसे पहले अपन ने कहां से की थी? मादा जनन तंत्र से, जिसमें अंडवाहिनी या फैलोपियन ट्यूब क्या होती है, जिसमें गर्भाशय क्या होता है, गर्भाशय ग्रीवा क्या होती है, वेजाइना क्या होती है, गर्भाशय की कितनी भित्तियां होती हैं, अंडाशय कहाँ पर किससे जुड़ा हुआ होता है, अंडाशय से निकलने वाले अंडे को सबसे पहले ग्रहण कौन करता है, इन सारी चीजों को अपन ने इस मादा जनन तंत्र के अंदर समझा था। और मादा जनन तंत्र के अंदर समझने के बाद अपन अगले टॉपिक पे चले थे, जिसका नाम क्या था? बाह्य जननेंद्रिय। और बाहरी जननेंद्रियों में भी बहुत सारी चीजें देखी थी। पहले देखी थी मॉन्स प्यूबिस, दूसरी देखी थी रेबिया मेजोरा, रेबिया माइनोरा, उसके बाद वेस्टिबुल, वेस्टिबुल में बहुत सारी चीजें देखी थी। बंकशेप या क्लाइटोरिस देखा था, ठीक है ना। इसके अलावा बार्टेलियन ग्लैंड देखी थी। इसके अलावा वेजाइना की ओपनिंग पार्ट जहां पर झिल्ली पाई जाती है, जिसे हाइमन झिल्ली कहते हैं, उसके बारे में भी अपन ने डिटेल से पढ़ा था। और उस टॉपिक को लास्ट टर्न पे अपन ने क्या किया था? फिनिश किया था, खत्म किया था। और इसके साथ ही जो चोरगुल करने वाली थी, जिसका नाम क्या है? मादा जनन तंत्र, उसको भी क्या कर दिया था अपन ने? खत्म कर दिया था, फिनिश कर दिया था। ठीक है, आज बात करते हैं किसकी? युग्मक जनन, जो अपना चौथा टॉपिक था, युग्मक जनन, जिसको अपन स्टार्ट कर चुके थे। और युग्मक जनन की जो क्रिया थी, जिसको मैंने लिखवा दिया था, युग्मक जनन की क्रिया कितने स्टेप में कंप्लीट होती है? 2 स्टेप में। क्योंकि मेल के अंदर कितने गैमेट बनते हैं? 2 बनते हैं। मेल के अंदर 1 बनता है, मानव की बॉडी में कितने बनते हैं? 2 बनते हैं। पहला कौन सा होता है? शुक्राणु, और दूसरा अंडाणु। पहली बात किसकी करेंगे? जो साइलेंटली अपना काम करता है, ठीक है ना, मेहनत करता है और जो भागता है, जो हट्टा कट्टा मोटा होकर के एक जगह बैठी रहती है, उसकी बात नहीं करेंगे अपन। उसी की बात करेंगे सबसे पहले, जो क्या करता है? भागने का काम करता है। और बेचारा पिचका हुआ कमजोर सा होता है, ठीक है ना, वो कैसे भागकर अपना काम करता है और किस तरीके से करता है। लेकिन उससे पहले उसका फॉर्मेशन कैसे होता है, उसका निर्माण कैसे होता है, उसी प्रोसेस को अपन क्या करेंगे? स्टार्ट करेंगे। जो शुक्राणु जनन है, इस शुक्राणु जनन के अंदर इस स्पर्म को बनने में एक बहुत बड़ा टाइम लगता है। बहुत बड़ा टाइम मतलब ऐसे नहीं कि तुम चाहो कि शुक्राणु एक दिन से अगले दिन बन जाए, पॉसिबल नहीं है। शुक्राणु के बनने का जो टाइम पीरियड होता है, एक शुक्राणु या बहुत सारे, एक नहीं बनते, बहुत सारे लाखों की संख्या में जो शुक्राणु बनते हैं, उनको बनने में लगभग 65 से 70 दिन का समय लगता है। और 65 से 70 दिन के समय के अंदर ये एक बहुत बड़ी क्रिया करते हैं। और उस बहुत बड़ी क्रिया के फलस्वरूप फाइनली स्पर्म का फॉर्मेशन होता है, शुक्राणु का फॉर्मेशन होता है। और ये फॉर्मेशन कैसे होता है समझना। पहले इस संरचना को इमेजिनेट करना। और ये संरचना है तुम्हारे सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स की। किसकी संरचना है? शुक्रजनन नलिका की। और ये शुक्रजनन नलिका कहां पर पाई जाती है? मेल में कि फीमेल में? मेल में पाई जाएगी, ठीक है ना। और मेल में भी कहां पर पाई जाएगी? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स कहां पर पाई जाएगी, ये पूछ रहा हूं मैं। टेस्टिकुलर लोब्यूल्स में। और टेस्टिकुलर लोब्यूल कहां पर पाए जाएंगे? टेस्टिस में पाए जाएंगे। और ये कैसी संरचना है समझना। ये ऐसी संरचना है पूरी की पूरी। इस साइड वाले भाग को हटा दो, ये बीच वाला सेंटर है, इसको हटा देते हैं। बस ये एक सेल, ये दूसरी सेल, ये तीसरी सेल, ये चौथी सेल, ये ब्लू वाली सेल पहले से प्रेजेंट होती है वहां पर। इस सेल को स्पर्मेटोगोनिया कहते हैं। दूसरी सेल को क्या बोलते हैं? सटोरी कोशिका। ये अपन पहले पढ़े थे कि नहीं पढ़े थे कि शुक्रजनन कोशिका में कितनी सेल होती हैं? 2 कोशिका होती हैं। पहली के कोशिका का नाम क्या होता है? स्पर्मेटोगोनिया। और दूसरी कोशिका का? सटोरी कोशिका। अब ये जो स्पर्मेटोगोनिया है, जिसे अपन स्पर्मेटोगोनियम भी कह सकते हैं, ये स्पर्मेटोगोनिया गोनिया या गोनियम अपना काम करना स्टार्ट करता है। और क्या काम करता है सुनते चलना। ये जो प्रोसेस है तुम्हारे शुक्राणु जनन का या स्पर्मेटोजेनेसिस का जो प्रोसेस होता है, उसमें जो सबसे पहली कोशिका जो इस क्रिया को प्रारंभ करती है, उस कोशिका का नाम क्या होता है? स्पर्मेटोगोनिया। क्या नाम होता है? और इसी स्पर्मेटोगोनिया का दूसरा नाम क्या होता है? स्पर्मेटोगोनियम। क्या नाम होता है? तो शुक्राणु जनन की क्रिया को प्रारंभ कौन सी कोशिका करेगी?
स्पर्मेटोगोनिया, जिसका दूसरा नाम क्या होगा? स्पर्मेटोगोनियम। ये स्पर्मेटोगोनियम जो कैसी होती है? 2n होती है कि n होती है? 2n होती है। ये एक विभाजन करती है, उस विभाजन का नाम होता है, कौन सा विभाजन? लिखो, बताओ, सोचो। 2n से 2n कोशिका बन रही है तो कौन सा विभाजन होगा? समसूत्री के अर्धसूत्री? समसूत्री विभाजन। समझ में आई बात क्या? ये समसूत्री विभाजन क्यों किया जाता है? ताकि इससे एक दूसरी कोशिका बने और संख्या क्या हो जाए? बढ़ जाए। क्योंकि समसूत्री विभाजन करोगे तो कोशिकाओं की संख्या समान रहेगी कि बढ़ जाएगी? बढ़ जाएगी। गुणसूत्रों की संख्या क्या रहेगी? समान रहेगी। समझ में आ रही है बात मेरी? ये 2n है तो ये कैसा हो गया? 2n। इस एक कोशिका में एक स्पर्मेटोगोनिया थी तो इससे कितनी कोशिकाएं बन गई? 2। और इन कोशिकाओं को क्या नाम दिया मैंने? प्राइमरी स्पर्मेटोसाइड। क्या नाम दिया? प्राइमरी स्पर्मेटोसाइड। क्या नाम दिया मैंने? प्राइमरी स्पर्मेटोसाइड। अब देखो, फिर से सुनना। सबसे पहली कोशिका जो शुक्राणु जनन को प्रारंभ करेगी उसका नाम क्या होगा? स्पर्मेटोगोनिया, या दूसरा नाम क्या होगा? गोनियम। और ये कौन सा विभाजन करेगी? समसूत्री विभाजन। कौन सी कोशिका बनाएगी? प्राइमरी स्पर्मेटोसाइड। कैसी होगी? 2n की n? 2n। अब ये 2n बन गई, ये फिर से विभाजन करेगी और अब कौन सा विभाजन करेगी? बताओ रे। अर्धसूत्री विभाजन। कौन सा करवा दूं रे? ये अर्धसूत्री विभाजन। और अर्धसूत्री विभाजन होगा तो गुणसूत्रों की संख्या समान रहेगी या आधी होगी? आधी होगी। तो 2n थी प्राइमरी स्पर्मेटोसाइड, तो अब कौन सी हो जाएगी? n, जिसका नाम क्या होगा? सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइड। क्या नाम होगा? समझ में आई बात क्या? अब देखो, ये थी तुम्हारी प्राइमरी स्पर्मेटोसाइड, इसने विभाजन किया, कितनी कोशिकाएं बनेगी? 2। कैसी होगी? अगुणित होगी कि 2n होगी? अगुणित, जिसे क्या बोलेंगे? सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइड। अब सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइड अपने अंदर विभेदन करेगी, कुछ परिवर्तन करेगी और समसूत्री विभाजन करेगी, या अर्धसूत्री विभाजन सेकंड भी बोल सकते हैं। अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट में गुणसूत्रों की संख्या क्या हो जाती है? आधी हो जाती है। लेकिन अर्धसूत्री विभाजन सेकंड में क्या गुणसूत्रों की संख्या आधी होती है क्या? ये समसूत्री विभाजन के समतुल्य होता है। इसीलिए यहाँ पर कितनी कोशिकाएं बन जाएगी? 1 से 2, जिन्हें अपन क्या बोलेंगे? स्पर्मेटिड। क्या बोलेंगे? स्पर्मेटिड की गुणिता क्या होगी? n। और स्पर्मेटिड अपने अंदर विभाजन करेगा, और जैसे ये सिर वाला भाग था इसका केवल, अब मध्य भाग भी बना देगा, पूंछ भाग भी बना देगा, और सारी की सारी ग्रोथ करके एक परिपक्व किसका फॉर्मेशन कर देगा? स्पर्म का। समझ में आई बात क्या? तो स्पर्मेटिड और स्पर्म की जो गुणिता होगी वो क्या होगी? सेम होगी। संख्या बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? नहीं बढ़ेगी, क्योंकि ये क्या कर रहा है? विभेदन कर रहा है, विभाजन नहीं कर रहा है, ये कर रहा है विभेदन। विभेदन का मतलब होता है बहुत सारे अंगों का फॉर्मेशन करना। जैसे माँ के गर्भ के अंदर जो बच्चा होता है कि नहीं होता, वो 9 महीने अपने अंदर विभेदन करता है और विभिन्न ऑर्गन्स का फॉर्मेशन करता है। जब युग्मनज जाता है तो उसके पास कान, हाथ, मुख नहीं बने होते हैं। 9 महीने माँ के गर्भ के अंदर विभिन्न अंगों का फॉर्मेशन करता है और अपने अंदर क्या करता है? विभेदन करता है। समझ में आई बात क्या? किसी को दिक्कत है क्या यहाँ पर? फिर से सुनना एक बार, तुम्हें बताना। इसमें भी समझ में आ गया क्या? ये कहानी समझ में आई क्या? दोनों कहानी एक साथ ही बनानी हमेशा। सुनना एक बार फिर से अपन। सबसे पहले शुक्राणु जनन को कौन सी कोशिका प्रारंभ करेगी? स्पर्मेटोगोनिया। 2n होगी कि n होगी रे? 2n। स्पर्मेटोगोनिया में कौन सा विभाजन होगा? समसूत्री विभाजन। और समसूत्री विभाजन से क्या बनेगी? प्राइमरी स्पर्मेटोसाइड। 2n होगी कि n होगी? 2n। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइड कौन सा विभाजन करेगी? अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट। कौन सी कोशिका बनाएगी? सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइड। क्या बनाएगी? सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइड कैसी होगी? अगुणित के 2n? अगुणित। और सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइड आगे किसका फॉर्मेशन करेगी? स्पर्मेटिड का। किसका फॉर्मेशन करेगी? स्पर्मेटिड। कैसा होगा? n के 2n? n। और स्पर्मेटिड आगे कौन क्या करेगा? विभेदन करेगा, और विभेदन करके किसका फॉर्मेशन करेगा? स्पर्म या शुक्राणु का फॉर्मेशन करेगा। समझ गए बात? यहां तक किसी को दिक्कत है क्या? और यही था शुक्राणु जनन। अब ये जो कोशिकाएं हैं वो कैसे फंक्शन करती है, कैसे पोषण प्राप्त करती है? सारी कोशिकाएं बन रही है, कार्य कर रही है, तो उसे किसकी आवश्यकता है? खाने की बेचारे की।
ऐसा नहीं कि बेचारा 24 घंटे काम ही करेगा साइलेंटली, खाएगा भी कि नहीं खाएगा। जैसे तुमने देखा होगा घर पे जो आदमी होता है, नर होता है बेचारा, दिन रात काम करता है, घर जाके रुकी जो बची हुई है वो खा के अपना क्या करता है, काम चलाता है। तो यहाँ पर भी ऐसा ही काम होगा, देखा है कि नहीं देखा रे? नहीं। तो ऐसा ही काम यहाँ पर भी होने वाला है। कैसा काम होने वाला है उसी को अपन समझते हैं। ये शुक्रजनन नलिका है और इस शुक्रजनन नलिका के अंदर स्पर्म का फॉर्मेशन कैसे होता है, मैंने पहले भी बोला था, शुक्रजनन नलिका में स्पर्म या शुक्राणु का निर्माण होता है, लेकिन ये निर्माण किस तरीके से होता है, कैसे होता है, वही यहाँ पे अपन समझने वाले हैं। देखना है ये सारी की सारी कौन सी कोशिका है, सटोरी कोशिका है। और इस सटोरी कोशिका में सबसे पहले एक ही सेल होती है जिसका नाम क्या होता है, स्पर्मेटोगोनिया। प्रारंभ में यही कोशिका होती है, ये बाद वाले परिवर्तन बाद में हो रहा है। ये जो तुम्हारी स्पर्मेटोगोनिया है कि स्पर्मेटोगोनिया में ये सबसे पहले क्या करेगी, कौन सा विभाजन करेगी, समसूत्री विभाजन करेगी। तो एक से कितनी कोशिकाएं बनेगी, दो। कौन सी बनेगी, 2n बनेगी। उसका नाम क्या होगा, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। देखो इससे ये दो बन गई, एक ये वाली और एक ये वाली, इसीलिए मैंने ग्रीन वाली को क्या बोला है रे, देख लो यहाँ पे, प्राथमिक शुक्रजनन कोशिका, जिसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, जो कैसी होती है, 2n होती है। पल्ले पड़ा गया डायग्राम। अब बताओ प्राथमिक शुक्रजनन कोशिका में कौन सा विभाजन हुआ था, अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट, और जिससे क्या हुआ था, कौन सी कोशिका बनी थी, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। कैसी थी, अगुणित के 2n, अगुणित। देखो यहाँ पर ये एक कोशिका थी, इससे विभाजन हुआ तो कितनी कोशिका बनेगी, दो। ये एक कोशिका थी, इससे विभाजन हुआ तो कितनी कोशिका बनेगी, दो। और इसका नाम क्या होगा, द्वितीयक शुक्रजनन कोशिका, जिसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, जो कैसी होगी, n होगी। समझ में आ रहा है डायग्राम? और ऐसा डायग्राम तुम्हारी एनसीईआरटी में दे रखा है, इसीलिए मैंने बनाया। अब देखना यहाँ पर जो द्वितीयक शुक्रजनन कोशिका है, ठीक है ना, जो द्वितीयक शुक्रजनन कोशिका है वो क्या करेगी, आगे किसका फॉर्मेशन करेगी, कौन सा विभाजन करेगी, अर्धसूत्री विभाजन सेकेंड। और सेकेंड करेगी तो कितनी कोशिकाएं बनाएगी, एक से दो। ये 4 दिख रही है, 4 नहीं 8 है, समझोगे नहीं, क्योंकि स्पेस नहीं था इसलिए मैंने 4 बनाई। प्रत्येक से कितनी बनेगी, 2। इससे भी 2, इससे भी 2, इससे भी 2, इससे भी 2, तो कितनी कोशिकाएं हो जाएगी, 8 कोशिकाएं होगी। ठीक है ना, कितने स्पर्मेटेड होंगे, 8। और इसे क्या बोला जाता है, इस ब्लू वाली सेल को स्पर्मेटेड। कैसी होगी, n के 2n, n। समझ में आई बात मेरी क्या? और ये स्पर्मेटेड आगे किसका फॉर्मेशन करेंगे, स्पर्म का। कौन सी क्रिया के द्वारा, विभेदन की क्रिया के द्वारा। ये वाली व्हाइट वाली संरचना दिख रही है तुम्हें क्या, इसी संरचना को अपन क्या बोलेंगे, स्पर्म। और ये स्पर्म बेचारे खाना खाने के लिए किसके अंदर धस जाएंगे, सटोरी कोशिका के अंदर। ये सटोरी कोशिका के अंदर धसे हुए, ये सटोरी कोशिका, ये सटोरी कोशिका, ये सटोरी कोशिका। ये क्या करेंगे, अपने सिर वाले भाग को कहां धसा देंगे, सटोरी कोशिका में। और सटोरी कोशिका से जो जीव द्रव्य है वो अपने खाने के लिए क्या कर लेंगे, काम में ले लेंगे। समझ में आई बात क्या? किसी को दिक्कत है इस डायग्राम के अंदर? दिक्कत हो तो बोल देना पहले इस वाले डायग्राम के अंदर। अब देखो यहां पर ये तुम्हारे पूरा का पूरा शुक्राणु जनन की क्रिया कंप्लीट होती है, लेकिन एक प्रोसेस सुनना, इधर एक वर्ड और है। जैसे ये पूरा का पूरा प्रोसेस है, यानी स्पर्मेटोगोनिया से तुम किसका फॉर्मेशन कर रहे हो, स्पर्म का। तो ये क्रिया क्या कहलाती है, स्पर्मेटोजेनेसिस। समझ गए बात मेरी? यानी क्या कहते हैं इसको, शुक्राणु जनन कहते हैं। लेकिन एक टर्म्स और है, वो टर्म्स क्या है, शुक्राणु प्रसूति, यानी स्पर्मेटिड से किसका फॉर्मेशन करना, स्पर्म का फॉर्मेशन करना। ये क्या कहलाता है, स्पर्मियोजेनेसिस। समझ में आ रही है बात क्या? जब मैं बोलूं स्पर्मेटो, मेटो का मतलब किससे किसका फॉर्मेशन करना है, यानी मेटो से, यानी स्पर्मेटोगोनिया से किसका फॉर्मेशन करना है, स्पर्म का। मेटो मतलब स्पर्मेटोगोनिया से फॉर्मेशन करना है स्पर्म का। समझ में आ रही है बात मेरी? और मियो आए तब क्या करना है, स्पर्मेटिड से किसका फॉर्मेशन करना है, स्पर्म का। दोनों टर्म दिखने में एक जैसी है, लेकिन दोनों का मीन क्या है, अलग अलग है। जब मैं बोलूं स्पर्मेटोजेनेसिस तो किससे किसका फॉर्मेशन करोगे, स्पर्मेटोगोनिया से स्पर्म का। और जब मैं बोलूं स्पर्मियोजेनेसिस तो किससे किसका फॉर्मेशन करोगे,
स्पर्मेटिड से स्पर्म का। समझ में आ रही है बात क्या? किसी को दिक्कत है क्या? दिक्कत हो तो बोल देना, नहीं तो आगे चले क्या? कि एक बार फिर से रिकॉल करें, वापस बढ़े एक बार, क्या आगे चले? चलो चलते हैं। तुम बैठे रहना, तुम मत चलना, ठीक है ना? ये बोर्ड चलाएंगे, समझोगे नहीं? समझ रहे हो? अब देखो यहां पर भरोसा नहीं तुम्हारा। स्पर्म की संरचना, स्पर्म अब बन चुका है अपना। अब स्पर्म दिखता कैसा है, उसका शेप कैसा होना चाहिए, जो नॉर्मल शेप इसका कैसा होना चाहिए, उसी की अपन बात कर रहे हैं। और इसी के नॉर्मल शेप को अपन ने यहाँ पर बनाया है कुछ इस टाइप का। एक स्पर्म जो होता है, एक सामान्य जो शेप होता है स्पर्म का, कुछ इस तरीके का होना चाहिए। और इस स्पर्म के जो सामान्य शेप है, इसके कितने हिस्से दिख रहे हैं तुम्हें? 3 हिस्से। जो ऊपर वाला हिस्सा जो तुम्हें इतना दिख रहा है, इसको मैंने क्या बोल दिया? हेड पार्ट। दूसरा हिस्सा जो तुम्हें इतना दिख रहा है, उसको क्या बोल दिया? मिडल पार्ट। और पीछे वाला जो भाग दिख रहा है, उसको क्या बोल दिया? टेल पार्ट। कितने हिस्से होंगे इसके? 3। पहला हिस्सा कौन सा होगा? हेड पार्ट। दूसरा कौन सा हिस्सा होगा? मिडल पार्ट। और तीसरा हिस्सा कौन सा होगा? टेल पार्ट। पहले हेड वाले भाग में 2 चीजें उपस्थित होती है। 2 चीजें कौन सी है? पहली चीज का नाम क्या है? एक्रोसोम। क्या नाम है? और दूसरी चीज का नाम क्या है? केंद्रक या न्यूक्लियस। समझ गए? अब ये जो हेड वाला पार्ट होता है, यही सबसे मेन पार्ट होता है। जैसे तुम्हारी बॉडी का भी देख लो, ये मान लो हेड पार्ट, ये वाला मिडल पार्ट और ये वाला भाग टेल पार्ट, ठीक है ना? अब तुम्हारी बॉडी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, जो सबसे मुख्य पार्ट है, वो कौन सा है बताओ? हेड पार्ट है कि नहीं? तुम्हें सोचना है। वैसे सोचने का काम तुम्हारा कभी पड़ता नहीं है, ठीक है ना? क्योंकि तुम्हें पता है तुम अक्ल से क्या हो? पैदल हो, ठीक है ना? समझो कि नहीं समझो? तो अब तुम्हारे इसका कभी काम पड़ता नहीं है, तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट पार्ट नहीं है। लेकिन बाकी जो दुनिया में जी रहे हैं, उनके लिए सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट कौन सा है? हेड पार्ट है। उसके बाद कौन सा है? मिडल। और सबसे लास्ट में टेल वाला पार्ट। इसीलिए तुम अपनी टेल को क्या कर दो? काट के रख दो एक साइड, ठीक है? लेकिन यहाँ पे ये भी काम के तीनों भाग अपनी अलग अलग इंपॉर्टेंस है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट भाग होता है वो कौन सा होता है? हेड पार्ट। क्यों होता है? क्योंकि इसमें क्या होता है? पहला तो एक्रोसोम। और एक्रोसोम क्या करता है? इसमें कुछ विशेष एंजाइम होते हैं। और ये एंजाइम क्या काम आते हैं? कुछ विशेष एंजाइम होते हैं जो अंडे का विभेदन करते हैं। अब तुम्हें बताए कि जो स्पर्म है वो क्या है? नर युग्मक है कि नहीं है? और इस नर युग्मक को किसके साथ जुड़ना है? मादा युग्मक के साथ, अंडे के साथ। और अंडे के बाहर की तरफ बहुत सारे आवरण होंगे, और उन आवरणों को क्या करना पड़ेगा? इसको तोड़ना पड़ेगा। और तोड़ने के लिए जो एंजाइम चाहिए होंगे, वो एंजाइम कहां पर होंगे? एक्रोसोम में उपस्थित होंगे। वो एंजाइम कौन से हैं, क्या काम करते हैं, वो बाद में बात करेंगे। अभी के लिए इतना याद रखना है, जो अंडे को विभेदित करने के लिए जो स्पर्म को जो एंजाइम चाहिए, वो सारे के सारे एंजाइम कहां पर है? हेड पार्ट में कि मिडल पार्ट में कि टेल वाले भाग में? हेड पार्ट में। तो कहां पर? केंद्रक में कि एक्रोसोम में? एक्रोसोम में। समझ गए बात? यहां तक किसी को दिक्कत है क्या? अब देखो यहां पर, अब तुम्हारा एक्रोसोम हो गया। अब तुमने देखा जो बच्चा बनता है, उसमें आधे लक्षण कहां से आते हैं? माता से। आधे लक्षण कहां से आते हैं? पिता से। और ये पिता वाले लक्षण हैं जो लेकर जाएगा, वो कहां पर होंगे? इस केंद्रक के अंदर। जितनी भी आनुवांशिक संरचना, जो पिता की जितने भी गुण हैं, उनको ले जाने का काम कौन करेगा? हेड पार्ट करेगा कि कौन करेगा रे? हेड पार्ट में भी कौन करेगा? केंद्रक करेगा। समझ में आई बात क्या? आगे बात समझे? किसी को दिक्कत है? तो हेड पार्ट में कितनी संरचनाएं होगी? 2। पहली कौन सी होगी? एक्रोसोम। एक्रोसोम क्या काम करेगा? जब अंडे के साथ जुड़ने की कोशिश करेगा, तो अंडे के आवरण को विघटित करने वाले जितने भी एंजाइम होंगे, वो किसके पास होंगे? एक्रोसोम के पास। और दूसरा, पिता के समान लक्षण जो भी हैं, उनके गुणों का संग्रहण करने का काम कौन करेगा? केंद्रक करेगा। और ये दोनों संरचनाएं कहां पर पाई जाती है? हेड पार्ट में। अब दूसरी संरचना की बात करते हैं, मिडल पार्ट। अब हेड पार्ट को मिडल पार्ट से जोड़ने के लिए विशेष कोशिकाएं पाई जाती है, जो किसका फॉर्मेशन कर देती हैं? गर्दन का, नेक का। ये गर्दन बन गई कि नहीं बनी? अब ये तुम्हारा हेड पार्ट है, ये मिडल पार्ट है, तो ये गर्दन क्या कर रही है? तुम्हारे हेड पार्ट को
मिडल पार्ट से क्या कर रही है, जोड़ने का काम कर रही है कि नहीं कर रही है रे गोचियो? कर रही है पक्का। अब ये कौन सा हो गया तुम्हारा मिडल पार्ट, और मिडल पार्ट तुम्हें पता है, तुम सारे के सारे बुक करो, जो भी खाना ठूसोगे वो कहाँ जाएगा, और खाना ही तुम्हें क्या देता है, एनर्जी देता है कि नहीं देता रे? वो अलग बात है, तुम सारे सूखे सूखे हो तो तुम्हारे पास एनर्जी क्या है, कम। जो मेरे जैसे होंगे उसके पास एनर्जी क्या होगी, ज्यादा। तो यहाँ पर एनर्जी दो देने का काम है। जैसे तुम्हारी बॉडी के अंदर जो एनर्जी स्टोर करने का काम कौन करता है, मिडल पार्ट। यहाँ पर भी कौन करेगा, मिडल पार्ट। क्यों करेगा, क्योंकि मिडल पार्ट के पास क्या पड़े, सूत्रकणिका, माइटोकॉन्ड्रिया। नाम सुना है जिंदगी में कभी? माइटोकॉन्ड्रिया क्या काम आती है, एटीपी का फॉर्मेशन। इसीलिए इसे कोशिका का क्या कहते हैं, शक्ति ग्रह, पावर हाउस, ठीक है ना। और इन माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या कितनी होती है बताओ, कितनी होती है रे गोचुआ? देखो ना चित्र में, नहीं दिख रही, कितनी होती है बताओ? अक्कल से पैदल 8 नहीं होती है, 8 बनाई तो 8 ही नहीं लिख रही है, कितनी होगी रे? असंख्य। 8 बनाई तो 8 मत लिख देना, 8 से ये बेचारा यहाँ से यहाँ नहीं जा पाएगा स्पर्म। और स्पर्म को कितनी लंबी दूरी करनी है, थे तुम्हारे वृषण से लेकर के बॉडी से बाहर भी निकलना है, मादा की वेजाइना में भी जाना है, और फैलोपियन ट्यूब तक पहुंचना है, एक बहुत लंबी दूरी तय करनी है। और 8 शुक्राणु होंगे तो पता चलेगी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से बाहर ही नहीं निकल रहा स्पर्म, ठीक है। पता चलेगी ये किसने ऐसा स्पर्म बनाया था, पता चलेगी ये गोचू थे जो बना रहे ऐसा स्पर्म जिसमें 8 माइटोकॉन्ड्रिया। तो माइटोकॉन्ड्रिया कितने होने चाहिए रे, असंख्य, जिसको काउंट ही करना पॉसिबल नहीं है, ठीक है। और जब बहुत सारे माइटोकॉन्ड्रिया बनेंगे तो बहुत सारी एनर्जी बनेगी कि नहीं बनेगी, और वही बहुत सारी एनर्जी इसको भगाने में काम आएगी। क्योंकि तुम्हें पता है लड़कियां क्या होती है, कामचोर। तो अंडा बैठा एक जगह पड़ा रहेगा, दूसरी जगह हिलकर नहीं आएगा। बारात देखिए लड़कियों की जाती है, लड़कों की जाती है, क्यों जाती है? लड़की एक जगह बैठी रहेगी, हाँ भाई बारात आएगी तो शादी करूंगी, नहीं तो नहीं करूंगी। बेचारा लड़का लेके जाएगा बारात पैसे खर्च करके, समझोगे नहीं? यहाँ पर भी ऐसा ही है। अब इसको बारात लेकर जाना है तो क्या लगेंगे, पैसे, यानी एनर्जी लगेगी। और एनर्जी थोड़ी बहुत लगेगी, बहुत सारी लगेगी, और बहुत सारी लगेगी। तो माइटोकॉन्ड्रिया कितने चाहिए, थोड़े से चाहिए कि बहुत सारे चाहिए? तो यहाँ पे जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो क्या है, बहुत सारे। समझ गए बात मेरी? और इन माइटोकॉन्ड्रिया को आपस में जोड़ने के लिए एक फाइबर चाहिए, एक माइक्रोट्यूब्यूल चाहिए, और वो कौन सा होगा, डेंस फाइबर माइक्रोट्यूब्यूल, जो इन सभी माइटोकॉन्ड्रिया को आपस में क्या करेगा, जोड़े हुए रखने का कार्य करेगा। समझ में आ रही है बात मेरी? किसी को दिक्कत है क्या? और ये लास्ट वाला भाग ये कंप्लीट हो गया, किसी को दिक्कत है क्या? मिडल पार्ट में क्या होंगे, माइटोकॉन्ड्रिया होंगे। क्या होंगे, माइटोकॉन्ड्रिया 1 2 के 8 असंख्य, ठीक है ना। और इनको आपस में जोड़ने के लिए क्या होगा, डेंस फाइबर माइक्रोट्यूब्यूल। क्या होगा, समझ गए? मिडल पार्ट अपना क्या हो गया, खत्म। अब देखो, मान लो तुम खाना खा लो, बहुत सारा ठूस लो, ठीक है ना। तुम्हें मैंने फोगट में खाना खिला दिया, मान लो, ठीक है ना। अरे मान लो रे गोचो, मान लो परवीन जी ने तुम्हें फोगट में क्या खिला दिया, खाना खिला दिया। होता है ऐसा? मतलब मैं हूं तो नहीं होता, बाकी परवीन जी हो तो होता है। अरे वाह गोचू, यही पल्ले पड़ने दे। अब देखो मान लो ऐसा हो गया रियलिटी में, ठीक है। परवीन जी ने क्या खिला दिया, खाना खिला दिया। बी है तो खाना खिलाएगा, तुम्हें पता है, क्योंकि बॉयज है, गर्ल्स तो खिलाने से रही। कभी किसी मैडम ने खाना खिलाया तुम्हें, कभी देखा है क्या? नहीं खिलाया ना, खिलाया जो बी से, बी नहीं खिलाया। अब देखो यहाँ पे, अब समझना किसकी बात कर रहे थे अपन। हाँ ठीक है, आगे 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 आ जाओ वापस आ जाओ, पूंछ की बात कर रहे थे। अब देखो यहाँ पर तुम्हें परवीन जी ने कभी खाना खिलाया है क्या? और तुम्हारा खाना बहुत सारा खाया तुमने, और अगर तुम्हारे पैर नहीं है तो क्या तुम चल पाओगे क्या? नहीं। तो चलने के लिए एनर्जी चाहिए कि पैर चाहिए? दोनों चाहिए। ऐसे नहीं पैर लेके बैठो और खाना खा नहीं रहे हो तो क्या जगह से हिल पाओगे क्या? नहीं। तो खाना चलने के लिए तुम्हें क्या चाहिए, एनर्जी और पैर। यहाँ पर भी यही कहानी है, एनर्जी तो इसको मिल गई, लेकिन जब तक पूंछ हिलेगी नहीं स्पर्म क्या नहीं कर पाएंगे, आगे मूवमेंट नहीं कर पाएंगे। वैसी गति तुम्हारी है।
तुमने एनर्जी ठूस ठूस के अपना मिडिल पार्ट भर दिया, और पहले इतने थे सूखे, पता चला फोगट का मिल रहा है तो क्या हो गया, रसगुल्ले वसगुल्ले खा खा के ये हो गए, ठीक है। अब इतने हो गए तुम मान लो, तो एनर्जी कम होगी कि ज्यादा होगी? ज्यादा होगी। लेकिन पैर नहीं है तो क्या चल पाओगे? क्या नहीं, क्योंकि तुम्हें चलने के लिए जब तक पैरों का मूवमेंट नहीं होगा तो क्या अपनी जगह से हिल पाओगे? क्या तैराक को कभी देखा हुआ तैरते हुए? तो वो तैराक क्या करता है, जब पानी में तैरना तो एक हाथ का काम लेता है, पैरों को ऊपर नीचे करता है ऐसे, देखा है कि नहीं देखा रे? एक पैर ऊपर वापस नीचे, ऊपर नीचे ऐसे करता है कि नहीं करता? क्यों करता है? क्योंकि उसको गति करने के लिए उसकी आवश्यकता होती है। यहाँ पर भी शुक्राणुओं को गति करने के लिए ऊर्जा तो चाहिए जो सूत्रकणिका दे देगा, लेकिन उसको आगे भागने के लिए क्या चाहिए होते? पूंछ। इसके बिना वो आगे भागना पॉसिबल नहीं है। समझ में आई बात मेरी? तो पूंछ की गति के कारण ही शुक्राणु कहाँ की तरफ गमन करता है? आगे की तरफ गमन करता है। तो तीनों भाग अपने लिए इंपॉर्टेंट है। पहला भाग भी कौन सा था? हेड। दूसरा भाग मध्य भाग, और तीसरा टेल पार्ट। तीनों में से इंपॉर्टेंट कौन सा है? तीनों ही भाग इंपॉर्टेंट है। समझ गए बात मेरी? अब एक भी भाग को हटा दिया शुक्राणु अपना काम नहीं कर पाएगा। अगर ये वाला भाग हटा दिया तो क्या एनर्जी मिलेगी? क्या ये वाला भाग हटा दिया तो क्या गति कर पाएगा? क्या और अगर ये वाला भाग हटा दिया और पहुंच भी गया तो कुछ काम का है? क्या अंडे को भेद पाएगा? क्या बस समझ गए बात मेरी? इसीलिए एक भाग इंपॉर्टेंट है कि तीनों भाग इंपॉर्टेंट है? तो ऐसे बोलना मत कभी के मेरे सिर भाग सबसे इंपॉर्टेंट है तो पैर काट के देख लेना। समझ गए बात मेरी? सारे भाग तुम्हारी बॉडी के इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। जो देखो अब देखना, अब तुम्हारी आंखें भी इंपॉर्टेंट है। कुछ लोगों की आंखें नहीं होती है तो वो उनको पता होता है कि आंख की क्या इंपॉर्टेंस है। समझ रहे हो बात मेरी कि नहीं समझ रहे हो? तो यही बात कर रहे थे अपन। तो स्पर्म की संरचना में किसी को दिक्कत है क्या? नहीं। तो स्पर्म के कितने हिस्से थे? तीन। पहला हिस्सा कौन सा था? हेड पार्ट में कितनी संरचना है? दो। पहली कौन सी है? एक्रोसोम। दूसरी केंद्रक। एक्रोसोम क्या काम करेगा? अंडे को विभेदन करने के लिए क्या देगा? एंजाइम देगा। दूसरा भाग कौन सा था? केंद्रक। क्या काम का है? आनुवांशिक सूचनाओं का भंडारण। मिडिल पार्ट में क्या होगा? माइटोकॉन्ड्रिया। क्या काम करेंगे? एनर्जी कितने होंगे? 1 के 8 असंख्य, ठीक है ना। लास्ट भाग कौन सा होगा? पूंछ। पूंछ क्या काम करेगा? हिलाने का, गति करवाने में सहायता करेंगे। तो ये अपनी थी शुक्राणु की संरचना। नेक्स्ट टर्न पे अपन पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे? अंडाणु जनन की क्रिया, ठीक है। तो नेक्स्ट टर्न पे मिलते हैं।